नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। खतरनाक रूप ले चुका है साइक्लोन मोचा, बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। राजनीति रंग में रंगे बाहुबली नेता आनंद मोहन, कहा मैं दोषी हूं तो फांसी पर चढ़ने को तैयार। दिल्ली सरकार बनाम एलजी पर सुप्रीम कोर्ट, फैसले से खुश आप ने की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ। अशोक गहलोत की सचिन पायलट को नसीहत। पाटीदार समाज के कार्यक्रम में पीएम बोले सनातन अजर अमर है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। उद्धव ठाकरे के वकील ने अभिषेक ने बताई पूरी बात। तोशाखाना मामले में इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। मिशन एकजुट विपक्ष के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जन संघर्ष यात्रा में बोले सचिन पायलट, जनता को लूटने का लाइसेंस किसी को नहीं है। यूपी के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी, सीएम कट्टर ने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। खतरनाक रूप ले चुका है साइक्लोन मोचा, बंगाल में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात। म्यांमार बांग्लादेश पर भी आफत। चक्रवाती तूफान मोचा धीरे धीरे खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि आज 12 मई एक गंभीर रूप लेने के लिए तैयार है और ये बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा, साइक्लोन मोचा 12 मई 2023 को पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम उत्तर लगभग 520 किलोमीटर दूर मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व की ओर केंद्रित है। चक्रवात मोचा रविवार को बांग्लादेश म्यांमार की सीमा पर दस्तक दे सकता है। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। म्यांमार और बांग्लादेश में भी इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा 12 मई को और सब्सिक्वेंटली ये प्रेडिक्शन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कि ये अपना कोर्स जो है चेंज करेगा और फिर फर्दर जो है ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बांग्लादेश और म्यांमार कोस्ट की तरफ जाएगा और ये अल्टीमेटली वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना स्पीड हो सकता है? अगर हम वेरी सीवियर जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें तो विंड स्पीड जो है 120-130 के बीच में रहेगा और गस्टिंग विंड में भी अप टू 140-145 जाएगा। लैंडफॉल कहाँ होने का चांस है? अभी जो आईएमडी की प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से लैंडफॉल जो है वो बांग्लादेश के चिटगांव और म्यांमार के स्वेत जो उनका जो सिटी है पोर्ट है उसके बीच में कहीं लैंडफॉल होगा। कब तक लैंडफॉल होगा? लैंडफॉल जो है वो 39th और 14 मॉर्निंग के करीब होगा। इसके लिए ये जो मोगा के लिए कहाँ इफेक्ट पड़ने वाला है? जैसे साइक्लोन का तो इफेक्ट बता दिया आपने, जो रेनफॉल कहाँ हो सकता है? जो साइक्लोन है ऑफ कोर्स जो है इसका लैंडफॉल और जो आई है वो तो एज पर प्रेडिक्शन जो है बांग्लादेश म्यांमार तक सीमित है, पर लेकिन जो इसका इन्फ्लुएंस होता है वो इस पर्टिकुलर अराउंड 400 किलोमीटर रेडियस है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी कहीं ना कहीं जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे कोस्टल, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मेदिनीपुर, यहाँ पर हम लोग मॉडरेट रेनफॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का कितना टीम अभी काम कर रहा है? वेस्ट बंगाल एसडीएमए के रिक्वेजिशन पर एज ए प्रिवेंटिव मेजर हमने जो है 8 टीम्स जो है वो डिप्लॉय की हैं, जिसमें 2 टीम नॉर्थ 24 परगना में, 3 टीम साउथ 24 परगना और 3 टीम हमारी ईस्ट मेदिनीपुर में डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ स्टेट ने हमें बोला है कि 3 टीम और रिजर्व जो है रेडीनेस में रखने के लिए हो सकता है वो भी। राजनीतिक रंग में रंगे बाहुबली नेता आनंद मोहन,
कहा, मैं दोषी हूं तो फांसी पर चढ़ने को तैयार। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा होने के बाद फिर से सियासी रंग में रंगे दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे अररिया जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, सब अपने खून से इसे सींचा है। मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूँ। बिना किसी शिकायत के मैंने 15 साल जेल में काटे हैं। अगर सरकार को लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मुझे सरकार फांसी पर चढ़ा दे, इसके लिए मैं तैयार हूँ। सबों की बलिदान से, सबों के खून से सींचा गया है चमन है जिसका नाम भारत, जिसका नाम हिंदुस्तान है। ये किसी की बदौलत नहीं है। हर व्यक्ति का, हर गांव का, हर समाज का रंग इसके बगीचे में लगा है। ये वो गुलशन है जहाँ गेंदा भी है, गुलाब भी है, अड़हुल भी है, चमेली भी है, चंपा भी है और उसके साथ कनेर और चिकूल भी है। कुंवर सिंह जैसी कुर्बानी थी। वो योद्धा नहीं थे, वो एक जननेता थे। बार बार दिया है उन्होंने सिद्ध किया। आज हम उनके चरणों में नमन करने आए हैं, हम उनको पुष्पांजलि देने आए हैं हृदय से। 12 वर्ष कोई कम नहीं होता। 12 वर्ष में युग परिवर्तन हो जाता है। मैं जेल में रहा, निर्गुण में सगुण तलाशता रहा। जितना बन पड़ा वहां से भी समाज में चल रही हलचल, यहाँ के सरोकार से जुड़ने की कोशिश की। जहां भी अनाचार दिखा हमारे साथी वहां खड़े हुए, लवली अनाज वहां मौजूद रही, हमारे बच्चे भी वहां जाते रहे। हमने वहां बैठ करके भी समाज के बारे में जो दुश्मन बना लिखने पढ़ने का काम किया। ये प्रेरणा आजादी स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु जी भी हमें देते रहे। आज यही वजह है कि कई कई किताबें आपके बीच हमारी पुस्तकें आ जाती है, लेकिन लवली आना चिल्ला चिल्ला के सदन में बोलती रही। इसीलिए अगर दोषी है तो फांसी दो, फांसी की सजा दे के जेल में होते और स्वीकारता हंसते हंसते, लेकिन हर हाल नहीं करना, हर हाल नहीं करना, ये गवारा नहीं होता। बेहतर है कि सूली को चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली सुना दो, आना मोहन करेगा अगर हम दोषी है तो। लेकिन कितने लुफौज है उस पर मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात श्रीमती लवली रानी बोल रही थी, उमा विश्वैया जी कहते थे कि आप हथकंडा हो रही है, आप हथकंडा हो रही है। आप हम राजनीति में जाना नहीं चाहते, कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अगर देखेंगे तो हम सब पुरुषों के साथ फिरते रहे हैं। बड़े बड़ों के साथ समाज के राजनेताओं को खड़ा होने की हैसियत नहीं है, वहां बैठते थे। एनडीए के घोषणा पर अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस, आडवाणी जी, नवीन पटनायक, फारूक अब्दुल्ला के साथ आनंद मोहन के हस्ताक्षर से जारी होते थे। अपराधी घोषित करने वाले शेखावत जी की आत्मा से पूछो कि आनंद मोहन क्या है। अपराधी बताने वाले अटल जी की आत्मा से पूछो कि आनंद मोहन क्या है। अपराधी बताने वाले जिंदा है, आडवाणी जी उनसे पूछो, नवीन पटनायक से पूछो, जॉर्ज फर्नांडिस से पूछो, आपकी हैसियत नहीं है। आलोचना से कोई छोटा नहीं होता और प्रशंसा को से कोई बड़ा नहीं होता। आनंद मोहन जो है
मैं व्यक्तिगत वचन देता हूं, मत जाओ सुप्रीम कोर्ट, मत जाओ हाई कोर्ट। और एसोसिएशन के लोग जो अपने को हिंदुस्तान में विशिष्ट प्राणी समझते हैं, विशिष्ट जंतु समझते हैं, संविधान में सबका हक बराबर है, दंड का विधान सबके लिए बराबर है, सजा का विधान, न्याय का विधान सबके लिए बराबर है। ये संविधान की भूमिका है, कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है। 15 साल का है, हिम्मत है, सारे लोगों एक एडिशन आने मोहन हो गए तो कि आपके निर्णय से हमको तकलीफ है, आप जेल में हो, फांसी से लौटा हो, आजीवन रहूंगा, आजीवन रहूंगा, तुम सबसे बड़ी अदालत इस दुनिया में, सबसे बड़ी अदालत में सीट दिया गया। दिल्ली सरकार बनाम एलजी पर सुप्रीम कोर्ट फैसले से खुश, आपने की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ। अफसरों पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद आम आदमी पार्टी गदगद है। सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है। आप नेताओं ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जमकर तारीफ की है। आज मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा जो जुडिशरी की समझ रखता है और देश के हालातों की समझ रखता है, वो कहेगा देश में अगर कोई हीरो है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, और कहेंगे नहीं अब तो जज बनना है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब फिल्मों में जज की भूमिका के अंदर नायक नजर आएंगे। आज देश को एक बहुत बड़े नायक के रूप में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी मिले हैं, और मैं दिल्ली की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बेंच के अंदर जो 5 न्यायाधीश हैं, उन 5 न्यायाधीशों का हम लोग दिल्ली की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक है, और ये जो हक दिल्ली की जनता का केंद्र ने छीना था, वो हक आज वापस मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को ये एक जबरदस्त तमाचा है, और उनको दिल्ली की जनता का हक चोरी करने के लिए, झूठ फरेब से लूटने के लिए आज एक बहुत करारी सजा मिली है। और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। अशोक गहलोत की सचिन पायलट को नसीहत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को खुले मन से एक बार फिर सुनाया। गहलोत ने अपने पराये का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि जो गुटबाजी करते हैं वो कामयाब नहीं होते। जनता को संबोधित करते हुए गहलोत बोले, मैंने चुन चुन कर सबको कैबिनेट मंत्री बनाया, चाहे वो जिसका भी आदमी हो। और क्या कुछ सचिन पायलट की बगावत को लेकर गहलोत बोले, आइए सुनते हैं। और मैं हमेशा धारीवाल जी ने जो किस्सा सुनाया, ये बात जरूर है कि मैंने कोशिश करी लाइफ के अंदर, जिंदगी में सबको साथ लेके चले। ये मेरे खिलाफ थे धारीवाल जी, ये मेरे खिलाफ थे, पर बिना इनके कहे हुए, इन्होंने खुद ने किस्सा सुनाया, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ये राजनीति में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके जाता है, और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। बावरी वो खासियत थी, बावरी वो खासियत थी। तो मैंने खुद ने इनको ऑफर किया मंत्री पद। ये तो इनका एक एग्जाम्पल है। मेरा पहला मंत्रिमंडल बना 98 के अंदर, उस वक्त मैंने चुन चुन करके सबको लिया, चाहे किसी का आदमी हो,
वो कांग्रेस का आदमी है, हाईकमान का आदमी है, सोनिया गांधी का आदमी है। ये भावना मैंने रखी। ये भावना रखना जरूरी है, ये भावना रखना जरूरी है। एक एक चीज राजनीति में, अभी धारीवाल ने कहा कि बाबू ने कहा अशोक गहलोत को पानी पिला दिया। पानी नहीं पिलाया मैंने सबका मान सम्मान किया। बाबू ने मजाक में कह दिया होगा आपको, क्योंकि मैंने मान सम्मान किया। लोगों का दिल जीत के आगे बढ़ा मैं। एक जो कहावत है, लाइन जो है, लाइन आप बड़ी लाइन खींच दो भैया, लाइन बड़ी खींचो बजाय कि दूसरों की लाइन काटो। और हमेशा मैंने वही काम किया, लाइन बड़ी खींचने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता, पार्टी के प्रति, पार्टी नीतियां, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों के प्रति जिंदगी लगा दी मैंने इन बातों के लिए कि पार्टी की जो प्रिंसिपल, प्रोग्राम, पॉलिसी क्या है, उसका मर्म क्या है, जो महात्मा गांधी के जमाने से चली आ रही है। पाटीदार समाज के कार्यक्रम में पीएम बोले, सनातन अजर अमर है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाटीदार समाज को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पाटीदार समाज को भारत और गुजरात का दर्पण बताया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य, नूतन और परिवर्तनशील है। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन को अजर अमर बताया। आपने अपने परिवार के सदस्य के रूप में मुझे सनातनी शताब्दी महोत्सव का हिस्सा बनाया। मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूं। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की यात्रा उसके समाज की यात्रा का ही एक दर्शन होती है। पाटीदार समाज का सैकड़ों साल का इतिहास, 100 वर्षों की श्री अखिल भारतीय कच्छ कड़वा समाज की यात्रा और भविष्य के लिए विजन, ये एक तरह से भारत और गुजरात को जानने देखने का एक माध्यम भी है। सैकड़ों वर्ष इस समाज पर विदेशी आक्रांतों ने क्या क्या अत्याचार नहीं किए, लेकिन फिर भी समाज के पूर्वजों ने अपनी पहचान नहीं मिटने दी, अपनी आस्था को खंडित नहीं होने दिया। सदियों पहले के त्याग और बलिदान का प्रभाव हम आज इस सफल समाज की वर्तमान पीढ़ी के रूप में देख रहे हैं। आज कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के लोग देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वो जहां भी हैं, अपने श्रम और सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। उद्धव के वकील अभिषेक ने बताई पूरी बात। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की सदस्यता का मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दलील रखने वाले वकील अभिषेक मन्नू ने बताया कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज संविधान पीठ के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं।
संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा। तोशाखाना मामले में इमरान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने केस पर स्टे लगाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा तोशाखाना मामले में अध्यक्ष इमरान खान पर अभियोग लगाया गया था और आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। मिशन एकजुट विपक्ष के लिए शरद पवार से मिलने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। ऐसी रही मुलाकात। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज वरिष्ठ नेता शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे, जिसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत भी की और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने को लेकर खुशी भी जाहिर की। इन लोगों से हम लोगों की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए, वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। कल कर्नाटक का फूल हुआ, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, कर्नाटक की जनता बीजेपी को दूर करके वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने में आगे जाएगी। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में यही स्थिति है। मगर ये स्थिति और इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है, यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने, उनके साथियों ने, हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है, यही कहने के लिए ये आए थे। मुझे याद है
कि दिल्ली में हम लोग बैठे थे, उनके पार्टी के साथी थे, राहुल गांधी थे, खड़गे जी थे, अन्य जो पार्टी है सीक्युलर वो सब लोग थे। ये सभी में इसी लाइन पर बात हुई और निर्णय की आवश्यकता है, इस पर एक वार्ता हुई है और इसकी प्रक्रिया जो नीतीश जी ने शुरू की है इसका मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हो रही है, तो अब एक साथ बैठ करके हम लोग आगे का सब चीज़ का निर्णय लेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आपसे भी बात करने के लिए आज आए और बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि देश के हित में होने। जन संघर्ष यात्रा में बोले सचिन पायलट, जनता को लूटने का लाइसेंस किसी को नहीं। अशोक उद्यान में जनता को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, हेमाराम जी पर आरोप लगाना गलत, वे इंदिरा के समय से राजनीति में हैं। उन्होंने अपने स्वर्गीय पुत्र की याद में हॉस्टल बनाया, जनता सब जानती है। अखबार में छपे या ना छपे, मुझ पर अपने तो क्या विरोधी भी आरोप नहीं लगा सकते। राजनीति आग का दरिया है, उसे तैर कर पार करना पड़ेगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय जैन साहब, महेंद्र अलापता जी, हेमंत भाटी जी, रामनारायण जी, महेंद्र जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी साहब, शोभा सोलंकी जी, मनीष यादव जी, सुचित्रा आर्य जी, विद्याधर चौधरी साहब, सुरेश चौधरी जी, इकबाल जी, ओम प्रकाश जी, चुनीलाल राजपुरोहित जी। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस भीषण गर्मी में, मई के महीने में, दोपहर को 1 बजे आप सब हमारी जन संघर्ष यात्रा के शुरुआत में, दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं, भाई आप सब जानते हैं, राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सब ने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे। और 2013 से लेकर 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उस शासन में जो गड़बड़ियां थी, उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ,
खुलेआम हुआ और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में घोटाला हुआ। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया और राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए। ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए। वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है, हम भाजपा को इसलिए हजार किया। कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति में हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा। 1 फूटी कौड़ी का आरोप, 1 फूटी कौड़ी का आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप किन पे लगा रहे हैं?
हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया साथियों, 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे। गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं, ओला साहब का परिवार 57 चुनाव लड़ रहा है, हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज जवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैंने 2 दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सबसे एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है, वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई मौजूद है आज, तो हमारे नौजवान हैं। इन नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें नौजवानों का विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, 2 बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल 2-2 साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरेज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है, तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है। लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं,
इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है। जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं। ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं। उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहाँ आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है। इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, अब चलो मेरे साथ। यूपी के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हो गई है द केरल स्टोरी। सीएम कट्टर ने की घोषणा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज होते ही हर जगह छा गई। जहां एक तरफ इस मूवी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस मूवी को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद से ही काफ़ी बवाल हो रहा है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। बीते दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके बाद हरियाणा से द केरल स्टोरी के मेकर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है।